हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदिश, अदिश और गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सदिश, अदिश क्या होता है और उसके बाद गति और गति के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे स्थानांतरण गति है, वृत्तीय गति है, इसके अलावा सरल आवर्त गति है, सिंपल पेंडुलम की गति, ये सारी अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सदिश और अदिश क्या है। जैसे अपनों पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि भौतिक राशियाँ हैं उनको कैटेगराइज किया था अपनों ने, ठीक है। वो अपनों ने बताया था कि भौतिक राशियाँ, मूलभूत राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ अपने बता रहे हैं कि परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि किस प्रकार की, कितने प्रकार की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज अगर अपने करें तो सबसे पहला आता है अपने पास सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी जिसको अपने कहते हैं। और सेकंड वन अपने डिस्कस कर रहे हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर, स्केलर, ज़्यादातर अपने ये दो ही डिस्कस करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। एक और होती है इसमें जिसको अपने कहते हैं प्रदिश राशि, जिसका जिक्र अक्सर अपने कम करते हैं। प्रदिश, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर क्वांटिटी, इनको टेंसर कहा जाता है। अब वन बाय वन देखें कि सदिश क्या होती है। इसको अगर डिफाइन करें तो अपने कहेंगे कि वे राशियाँ जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे अपने सदिश राशि कहते हैं। परिमाण के बारे में जिक्र अपनों ने किया है पहले, और देख लें कि एक रेखा है, सपोज वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 दिखाते हैं अपने आंकिक मान, इसी को अपने कहते हैं परिमाण या मैग्नीट्यूड, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन, दिशा, पर्टिकुलर जो वेक्टर्स हैं उनकी दिशा होती है। तो अपने कहते हैं कि सदिश क्या होगा कि वे राशियाँ जिन्हें दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो उसे अपने सदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने बात करें बल, बल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, दिशा होती है परिणामी। तो बल हो गया विस्थापन, इसके अलावा वेग, बल, आघूर्ण, बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं, संवेग, आवेग, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन सब में परिमाण तो सभी में होता ही होता है, साथ ही साथ दिशा भी होती है। इनको अपने कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ। सेकंड आते हैं अपने पास अदिश राशियाँ। जैसे अपनों ने यहाँ बताया कि इसको शो करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता, परिमाण और दिशा चाहिए, उसी प्रकार अदिश को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, अपने को परिमाण होना चाहिए, तो वो अदिश राशियाँ कहलाती है। यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अपने कहते हैं अदिश राशियाँ। इसका मतलब हुआ कि अदिश राशियों की सिर्फ परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने बात करें दूरी, समय, चाल, आयतन, ये सारी की सारी राशियाँ हैं, घनत्व, ये सारी की सारी राशियाँ कहलाती है अपने पास अदिश राशियाँ, क्योंकि इन राशियों का परिमाण होता है लेकिन दिशा किसी की भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी राशियाँ हैं, जैसे तापमान, ये भी अदिश राशि की कैटेगरी में आती है। तो जिन राशियों की दिशा नहीं होती वो सारी राशियाँ, या यूँ कहें कि जिनकी दिशा नहीं होती सिर्फ परिमाण होता है, उनको अपने अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक तीसरी और आती है अपने पास, जिसका मैंने जैसे बताया अक्सर जिक्र नहीं करते अपने, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं इनको, टेंसर क्वांटिटी। इन राशियों की खास बात क्या होती है कि ये तो ना तो सदिश की कैटेगरी में आता है ना अदिश की कैटेगरी में आता है। इन राशियों का अगर अपने डिफाइन करें तो इनका जो परिमाण होता है, ठीक है, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। इनका परिमाण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, ये खास बात है इनकी। अलग अलग दिशाओं में इनका परिमाण अलग अलग होगा, यानी दिशा बदलते ही इसका परिमाण चेंज हो जाएगा। ये राशियाँ कहलाती है टेंसर क्वांटिटीज या प्रदिश राशियाँ। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अपने प्रतिबल, प्रतिबल है वो इसी कैटेगरी में आती है। जड़त्व, आघूर्ण, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और भी इसमें कई सारी क्वांटिटीज़ है,
जैसे चुंबकशीलता है, विद्युतशीलता है, वो सारी की सारी टेंसर क्वांटिटीज़ में कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है इनका परिमाण अलग अलग होगा, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परिमाण होता है। परिमाण चेंज होने के कारण ही इनको अपने कहते हैं ये प्रदिश क्वांटिटी है, प्रदिश राशियाँ हैं। तो 3 कैटेगरी में अपनों ने इसको डिवाइड किया, सदिश, अदिश और प्रदिश। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखें कि सदिश राशियों में अपनों ने बताया कि इनका परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ साथ साथ और ध्यान रखें कि सदिश राशि वो होगी जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और सदिश के नियमों की पालना करता हो। यानी सदिश के नियमों की अगर पालना करती है कोई राशि तो ही वो सदिश राशि कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अक्सर एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा ये कौन सी राशि है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से दिखाते हैं, ये कौन सी राशि है। अक्सर आप सर्किट में पढ़ते हो विद्युत धारा के बारे में, जैसे ये कहें अपने एक प्रतिरोध आर है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें और आई कितना है, सपोज 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो 3 इसका मतलब इसका परिमाण भी है, और ये दिखाया अपनों ने, इसका मतलब धारा अपने कह रहे हैं इस तरफ से इस तरफ बह रही है, तो दिशा भी आप कह सकते हो है इसकी। फिर ये कौन सी राशि होनी चाहिए, इसका परिमाण है और दिशा भी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो है, तो भी ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। ठीक है ना, ये अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। सदिश के नियम जो वेक्टर सम है वो रूल इस पर अप्लाई नहीं होते, इसीलिए ये अदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है। तो ये बेसिक अपनों ने ओवरव्यू देखा सदिश, अदिश और प्रदिश का। अब आते हैं अपने पास कि गति क्या होती है, उसको देखिए अपने। जैसे अपने कहें कि कोई वस्तु गतिशील है और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अपने देखते हैं। सबसे पहले गति, मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोशन या गति। कोई वस्तु गतिशील कब होगी? अगर उसकी स्थिति, अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति का मतलब पोजीशन समय के साथ परिवर्तित हो या परिवर्तनशील हो, परिवर्तित हो तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? गतिशील कहलाएगी। ठीक है, या गति में कहलाएगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो वो वस्तु गतिशील कहलाएगी। जैसे मैं कहूँ कि ये डस्टर यहाँ रख दिया जाए और ऐसे ही रहे काफ़ी टाइम तक, तो अपने कहेंगे इस समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदल रही है, तो ये क्या होगा? स्थिर अवस्था में होगा, नो डाउट। ठीक है, अगर स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, जैसे यहाँ है और कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है, इसका मतलब स्थिति यहाँ से यहाँ चेंज होगी, तो क्या कहेंगे? ये गतिशील अवस्था में। तो गति की परिभाषा और दूसरे अपने स्थिर अवस्था में, ये गतिशील अवस्था में और स्थिर अवस्था में उसका डिफरेंस यही है। स्टेशनरी कोई वस्तु है और मोशन में है, इसका क्या है? अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो वो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। अगर किसी वस्तु, इसका अगर ऑपोजिट करें, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, अपने जानते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ ना बदल रही है, उसकी स्थिति वहीं है तो वो स्थिर अवस्था में, अगर स्थिति बदल रही है तो वो गतिशील अवस्था में होगा। अब इसमें भी निर्देशांक के सापेक्ष, निर्देशांक को मद्देनजर रखते हुए अगर अपने फाइंड करें कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं, मोशन है उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो इसको अपने अगर निर्देशांक की बात करें तो 1D, सेकंड अपने कहेंगे 2D और थर्ड अपने कहेंगे 3D। हिंदी में कहते हैं इसको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जैसे अपने कहते हैं कि पहले अपने कार्तीय निर्देशांक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, इसको कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। मैथमेटिक्स में लोअर क्लासेज में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसमें एक्स अक्ष ये वाला है, वाई अक्ष ये वाला है और जेड अक्ष एक्चुअल में ये वाला है बाहर की तरफ। जेड अक्ष अपने बोर्ड पे ऐसे दिखाया लेकिन एक्चुअल में ये जेड अक्ष बाहर की तरफ है ये। तो तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, आप देख सकते हो। ठीक है, और तीनों मूल बिंदु पर मिल रहे हैं आपस में, तो तीनों एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष आपस में लंबवत हैं। तो यहाँ देखिए, इसको कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। इसको देखते हुए अपने डिफाइन कर रहे हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय को। ठीक है, अगर किसी वस्तु की गतिशील गति इस प्रकार हो कि उस केस में
एक ही निर्देशांक चेंज हो, एक ही निर्देशांक परिवर्तित हो, एक ही निर्देशांक बदल रहा हो या परिवर्तित हो, बाकी कांस्टेंट रहे, तो उसको क्या कहेंगे अपने एक विमीय गति। जैसे एग्जांपल लूँ मैं एक, कि मान लो कोई कण है वो ऐसे गति कर रहा है, सीधी रेखा में जो भी गति होती है वो हमेशा एक विमीय होती है, ऐसे गति कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ x की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब x तो चेंज हो रहा है लेकिन y और z नियत है इस केस में, y निर्देशांक और z निर्देशांक। अब देखो यहाँ जैसे इस पॉइंट पे देखो आप तो भी y उतना ही है, इस पॉइंट पे देखो तो भी y उतना ही है, y चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ x चेंज, z भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ x चेंज हो रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ इस केस में कि या तो x बदलेगा या y बदलेगा या z बदलेगा, तीनों में से एक चेंज होगा, एक निर्देशांक बदलेगा या परिवर्तित होगा कह सकते हो। तो 1D की या एक विमीय की डेफिनेशन क्या होगी कि इस प्रकार की किसी वस्तु की या कण की गति जिसमें एक ही निर्देशांक बदल रहा हो, एक ही निर्देशांक का मतलब या तो x या y या z, उसको अपने कहेंगे एक विमीय गति। यहाँ आपने देखें और एग्जाम्पल इसका अगर अपने देखें तो जैसे कहें कि सीधी रेखा में कोई भी गति है, सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु चल रही है, कार है बिल्कुल सीधी जा रही है तो वो 1 डायमेंशन मोशन है। एक तार है उस पर चींटी चल रही है, सपोज ये तार है इस पर चींटी चल रही है, ये भी 1 डायमेंशन है। रेल की पटरी स्ट्रेट पटरी है और उस पर ट्रेन चल रही है स्ट्रेट सीधी, तो वो भी 1 डायमेंशन है। क्लियर है। अब 2D सेम ऐसे, अगर कोई वस्तु के दो निर्देशांक बदल रहे हो, यहाँ एक था यहाँ दो निर्देशांक बदल रहे, दो निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बदल रहा हो, वाई जेड बदल रहा हो या जेड एक्स बदल रहा हो। ठीक है। इसको इनडायरेक्टली अगर अपने कहें कि किसी वस्तु की तल में गति होती है उसको हमेशा 2 डायमेंशन कहते हैं। तल में जो भी गति होती है वो द्विविमीय होती है। एज वी नो, प्लेन में कोई भी प्लेन में गति कर रहे हैं, जैसे अपने कहें कि प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य का मतलब जैसे आपने एक पत्थर लिया और उसको इस तरफ से किसी एंगल, पृथ्वी से किसी न्यून कोण पर फेंक दिया आपने क्षैतिज से, तो ये कौन सी गति हुई, जैसे अपने कहें ये प्रक्षेप्य गति कहलाती है। एक्चुअल में ये द्विविमीय है, दो द्विविमीय या 2 डायमेंशन कहें इसको इस तरफ से फेंके अपने तो द्विविमीय या 2 डायमेंशन। इसी प्रकार अपने कहें जैसे आप कार लेके जा रहे हो, मार्केट में गए हो और वहाँ पर काफ़ी सारी मोड़ है सपोज, तो मोड़ रहे हैं अपने, इसका मतलब वो तल में गति है और तल में गति जो भी होती है वो द्विविमीय में आती है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप कहो तो प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति होगी। ये भी आप कुछ लिख रहे हो बोर्ड पे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो आपकी नोटबुक पे या बोर्ड पे, तो वो कौन सी होगी, कुछ लिखना, ये भी द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। इन शॉर्ट अपने कह सकते हैं कोई तल में गति हो रही हो तो वो द्विविमीय है। ठीक है। अब जैसे इस केस में कहें अपने यहाँ पर कण है, यहाँ पर है, तो यहाँ x और y दोनों बदल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक तल में गति हुई। त्रिविमीय, त्रिविमीय में जैसे अपने कहा x, y और z तीनों बदल रहे हो तो वो त्रिविमीय गति हो। स्पेस में या अंतरिक्ष में जो गति होती है, स्पेस में जो भी गति होती है वो त्रिविमीय में। इसको दूसरे रूप में कहें कि यादृच्छिक गति, यादृच्छिक कह देते हैं। यादृच्छिक जो रैंडम मोशन होती है वो सारी की सारी 3D में आती है, त्रिविमीय में आती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे अपने कहें कि मक्खी का उड़ना, एक मक्खी उड़ती है तो कहीं भी रैंडमली जा सकती है, अपने से पूछ के तो उड़ती नहीं है, रैंडमली कहीं भी जा सकती है इधर उधर, तो वो त्रिविमीय गति में आता है। ठीक है। इसके अलावा पतंग की गति भी यही होती है। क्लियर है। एरोप्लेन है उसकी गति भी यही होती है, बटरफ्लाई की गति भी यही होती है। तो ये सारी की सारी गति है वो त्रिविमीय, यानी स्पेस में अंतरिक्ष में जो गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। रैंडम मोशन जिसको अपने कहते हैं यादृच्छिक गति। तो ये तो था निर्देशांकों के आधार पर गति के प्रकार, जिसमें अपनों ने पहला बताया एकविमीय, जिसके कुछ एग्जाम्पल देखे अपनों ने। एकविमीय का मतलब एक निर्देशांक बदलेगा, द्विविमीय में 2 निर्देशांक बदलेंगे और त्रिविमीय में 3 निर्देशांक बदलेंगे। तो ये था अपने पास गति के प्रकार डायमेंशन के आधार पर। अब आते हैं अपने पास जनरल वे में अगर गति के प्रकार देखें तो वो कौन कौन से हैं वो देखिए। इसमें अगर देखें तो सबसे पहला आता है अपने पास, 1 बाय 1 डिस्कस करें, स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन जिसको अपने कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन।
स्थानांतरण या स्थानांतरण गति भी कहते हैं इसको। स्थानांतरण गति या ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जैसे आपने कहें कि ये एक वस्तु है, सपोज ये सीधी रेखा में इस तरह से फ्लैट इस दिशा में जा रही है और बाद में यहाँ आ जाती है। पहले यहाँ थी एक्स पोजीशन पे और बाद में यहाँ आ जाती है। जैसे मैं कहूँ कि ये डस्टर है, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये कौन सी होगी, स्थानांतरण गति, जिसमें वस्तु स्थानांतरित होती है। किसी कण या वस्तु की ऐसी गति जिसमें उसका स्थानांतरण हो स्ट्रेट लाइन में। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसको अगर डिफाइन करें तो सपोज दो कणों की बात करता हूँ मैं, एक ये इसका कण, एक ये ए और बी, ठीक है। पहले जब यहाँ वस्तु थी तो ये स्थिति है, इनको अगर मिलाएं अपने काल्पनिक रेखा से तो ये रेखा है। सेकंड पोजीशन में जब आएंगे तो ये यहाँ ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, तो इनको मिलाएं आपस में तो ये रेखा और ये रेखा हमेशा समांतर होगी, ठीक है ना। जैसे आपने कहें कि ये और ये है और यहाँ आपने कहें तो ये ऐसे होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ तो ये ऐसे हो और यहाँ घूम जाइए और इसकी ये कुछ इस तरह से हो जाए, ए यहाँ जाए बी ए, वो गति स्थानांतरण गति नहीं होगी। यानी किसी कण की इस प्रकार की गति, किसी वस्तु या कण की इस प्रकार की गति जिसमें दो कणों के बीच की रेखा हमेशा समांतर रहे, गति के दौरान हमेशा समांतर रहे, वो होगी हमेशा स्थानांतरण गति, जिसको ट्रांसलेशन मोशन कहें। आम भाषा में अगर कहें तो सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु जा रही है तो वो हमेशा स्थानांतरण गति होगी, ठीक है। सीधी रेखा में जाए और घूर्णन नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो स्थानांतरण गति है। अब दूसरा आता है इसमें, स्थानांतरण गति के अलावा भी कई सारी गति है, जैसे अपने बात करें वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जिसे नाम से स्पष्ट है, इसमें वृत्ताकार पथ में कोई गति करती वस्तु गति करती है। जैसे अपने कहें कि एक वस्तु है वो वृत्ताकार, यहाँ m द्रव्यमान की कोई वस्तु है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, पथ की त्रिज्या r है, ठीक है। वृत्ताकार पथ में जब वस्तु गति कर रही है तो उसकी खास बात क्या होती है, पिछली वीडियो में भी अपनों ने देखा था, एक शब्द पढ़ा था, एक बल पढ़ा था अपनों ने, अभिकेंद्रीय बल। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखें। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में क्या डिफरेंस है वो क्लियर होगा। जब भी वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको अपने कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और इसकी वैल्यू होती है mv²/r, ठीक है। ये तो होता है अभिकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करें तो वो होता है v²/r, ठीक है। m से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। तो AC = v²/r। ये अभिकेंद्रीय बल, ये है अपकेंद्रीय बल। जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में चलती है तो आवश्यक सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको अपने सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और उसकी वैल्यू ये होती है। वेग की दिशा होती है, जैसे अपने इस दिशा में जा रहा है तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये दिशा होगी इसमें वेग की, जो कि 90 डिग्री पे होगा हमेशा, ठीक है। विस्थापन में और इस फोर्स में जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी, वेग भी इसी दिशा में है। अब दूसरा अगर इसमें देखें एक चीज़ और आती है, इसी में एक आता है एक समान वृत्तीय गति। उसकी क्या खास बात है, इसी को आगे लेके चले अपने, तो एक वर्ड आता है इसमें एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। इसका मतलब है कि कोई वस्तु घूम रही है, लगातार घूम रही है, उसकी चाल तो नियत है। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी चाल तो नियत होती है लेकिन वेग नियत नहीं होता, यानी अनियत कह लो। कैसे, इसको समझिए। जैसे अपने कह रहे हैं कि कार है वो वर्ताकार पथ में घूम रही है और उसका चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है वर्ताकार पथ में घूम रही है, 50 किलोमीटर पर घंटा पर आवर निश्चित है। तो इसका मतलब अब वेग यहाँ पर नियत नहीं है, ध्यान रखना। वेग को कैटेगराइज करें तो इसका एक तो होगा परिमाण, जैसे अपनों ने सदिश में बताया था, और एक होता है दिशा। इसका मतलब इस केस में वेग का परिमाण तो अपनों ने बताया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो नियत है, ये तो नहीं बदल रहा है, लेकिन वेग की दिशा पल पल बदल रही है। कैसे, यहाँ पर है तो वेग की दिशा ये होगी, अगर गति करता हुआ वस्तु या कार यहाँ आ जाती है तो वेग ये आ जाता है। इसका मतलब यहाँ आए तो ये और यहाँ आए तो ये। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वेग का परिमाण तो नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा इस केस में बदल रही है। किस केस में, एक समान वृत्तीय गति में दिशा बदल रही है। तो ओवरऑल अपने ये कहेंगे कि इसमें चाल तो नियत, एक्चुअल में वेग का जो परिमाण है ये एक तरह से इसकी चाल है।
चाल तो इसकी नियत है, लेकिन वेग दिशा बदलने के कारण अपने कहेंगे कि वेग नियत नहीं है, यानी वेग बदल रहा है, अनियत है। तो ये खास बात होती है एक समान वृत्तीय गति की। चाल तो नियत है लेकिन वेग अनियत होता है या कांस्टेंट नहीं होता, ये कह सकते हो। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो पल पल बदल रही है इसमें। तो ये आता है अपने पास सेकंड, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। अब तीसरा आता है अपने पास घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन क्या होता है? इसकी खास बात होती है कोई भी वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष गति करती है, ठीक है ना। एक अक्ष होता है, उसके सापेक्ष गति करती है, उसको अपने कहते हैं घूर्णन अक्ष। हमेशा वस्तु एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति करती है। जैसे अपने कहें पंखा जो होता है, सीलिंग फैन जिसकी बात करें, तो वो यहाँ जो घूर्णन अक्ष है उसके यहाँ रोटेट करता है, इसका मतलब ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे अपने कहेंगे पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना या सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, घूर्णन अक्ष में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष घूम रही हो, किसी अक्ष के चारों ओर भी हो सकता है। अब एक ध्यान रखें एक बात, कि वस्तु के अंदर भी घूर्णन अक्ष हो सकता है और किस बाहर भी घूर्णन अक्ष हो सकता है। जैसे एक वस्तु इस तरह से घूम रही हो, ये घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष, और ऐसे घूम रही हो तो घूर्णन अक्ष उसके अंदर से जाएगा। और यहाँ पर कोई है घूर्णन अक्ष और वस्तु ऐसे घूम रही है, ये वस्तु है ये ऐसे घूम रही है, तो घूर्णन अक्ष इसके बाहर हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे पृथ्वी के एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, तो उसमें घूर्णन अक्ष कहाँ, उसके बीच से जा रहा है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो उसका मतलब उस केस में उसका घूर्णन अक्ष उस पृथ्वी के बाहर है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। इसका मतलब ये घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय चाल से घूम रही है, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जब घूम रही हो, इस प्रकार की जो गति होती है उसको अपने घूर्णन गति कहते हैं। और इसमें जो अगर जैसे अपने कहीं इस एग्जांपल को लें कि एक वस्तु है, वो उसके बीच में से ऑलमोस्ट बीच में से घूर्णन अक्ष जा रहा है और वो घूर्णन कर रही है, तो इसके कणों की, प्रत्येक कण की जो गति होगी वो कैसी होगी? वो वृत्ताकार गति होगी। इस तरह से, इस प्रकार गति होगी इसमें, वृत्ताकार गति। ये कहलाती है अपने पास रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। जनरल डेली लाइफ में काफ़ी एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसके। यह है घूर्णन गति। इट मीन्स किसी अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूर्णन करें तो उसको अपने घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, और फिर अपने देखेंगे अनावर्त गति। अनावर्त गति, बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो देखो। आवर्त गति का मतलब क्या हुआ कि जिसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं अपने, कि किसी वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु निश्चित समय के बाद या निश्चित समय अंतराल कह सकते हो, निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराए, अपने पथ को दोहराती हो, यानी रिट्रेस करती हो, रिपीट करती हो, उसे अपने कहते हैं आवर्त गति, ठीक है। कि इस प्रकार की गति किसी भी वस्तु की जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराती हो, रिट्रेस करती हो, रिपीट करती हो बार बार, उसको अपने कहेंगे आवर्त गति। अनावर्त गति इसका जस्ट ऑपोजिट कर लें कि इस प्रकार की गति जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपने पथ को नहीं दोहराती हो, उसको अपने अनावर्त गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आवर्त गति का अगर अपने देखें, जैसे पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, अभी अपनों ने बताया पृथ्वी निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराएगी, नो डाउट, तो वो पृथ्वी का घूर्णन हो गया। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है उसकी गति, घड़ी का पेंडुलम है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वो भी इसी में आएगा, वो आवर्त गति, यानी कि निश्चित समय के बाद। और कोई झूला है उसकी गति भी, कोई झूले में बच्चा झूल रहा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, यानी वो एक तरह से सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो अपनों ने बताए वो आवर्त गति में आते हैं। आवर्त गति का सीधा मतलब कि निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपने पथ को दोहरानी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए, उसको अपने कहते हैं आवर्त गति और
पीरियोडिक मोशन। यहाँ अनावर्त गति इसका ऑपोजिट, निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को नहीं दोहराती है। जैसे एक पत्थर आपने यहाँ से फेंका है, इस तरह से गया और यहाँ गिर गया है, तो ये रिपीट नहीं हो रही है। एक बार पत्थर फेंका आपने, गिर गया, तो ये कौन सी अनावर्त गति। धनुष बाण या तीर कमान से आपने कमान को छोड़ा है, तो वो जैसे ही आपने छोड़ा तो वो कमान चली गई है वापस। ऐसा नहीं है कि वो वापस आए और फिर वापस चले, ऐसा नहीं है, तो वो अनावर्त गति की कैटेगरी में आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आवर्त गति और अनावर्त गति। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराए, रिट्रेस करे, रिपीट करे, तो वो आवर्त गति होगी। इसी में एक चीज़ और आती है, आवर्त गति में ही एक चीज़ और आएगी जिसको अपने कहेंगे, इसको अलग से कैटेगराइज करते हैं अपने, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति भी इसी में आता है, उसको दूसरा नाम अपने पहले दोलन गति कहते हैं। दोलन गति या कंपन गति, ऑसिलेटरी मोशन, कंपन गति। क्लियर। अब दोलन गति क्या है, एक्चुअल में तो ये इसी का पार्ट है, उसको देखते हैं अपने। दोलन गति क्या है, एक शब्द आता है इंग्लिश में टू एंड फ्रो, इंग्लिश में यूज करते हैं अपने टू एंड फ्रो। इसका अर्थ होता है इर्द गिर्द, हिंदी में कहते हैं इर्द गिर्द। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या मतलब है कि यदि किसी वस्तु की इस प्रकार की गति कि वो किसी माध्य स्थिति, मीन पोजीशन जिसको अपने कहते हैं, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द कंपन करें, गति करें, तो उसे अपने कहते हैं दोलन गति या कंपन गति। ठीक है, कैसे, जैसे अपने यह कहें कि सिंपल पेंडुलम है, ये गति कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है, तो ये जो बीच वाली पोजीशन है इसको अपने कहेंगे मीन पोजीशन या माध्य स्थिति, ये होगी। इसको डिटेल में आगे अपने देखेंगे। ये है माध्य स्थिति, और ये जो मैक्सिमम है यहाँ पर, अधिकतम यहाँ ऊंचाई तक जा सकता है, इनको अपने कहते हैं चरम स्थितियाँ, इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ये चरम स्थिति है दोनों, और ये माध्य स्थिति है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये इस तरह की गति करता है, तो ये कौन सी गति हुई, ये इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पूरा घूम रहा है, ये इर्द गिर्द कंपन कर रहा है, उसके आसपास कंपन कर रहा है, इसी पथ को बार बार रिट्रेस कर रहा है, तो ये कौन सी होगी, दोलन गति होगी, या इसको कंपन गति भी कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में सरल आवर्त गति भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपने कहेंगे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको आपने प्रेस कर दिया, कंप्रेस किया, प्रेस करने के बाद जैसे ही छोड़ दोगे तो ये कंपन करना शुरू कर देगी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, तो ये भी कौन सी गति हुई, दोलन गति या कंपन गति होगी। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन इसको कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल बताए अपनों ने दोलन गति के। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या दोलन गति आवर्त गति है क्या, क्या दोलन गति आवर्त गति है क्या। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं अपने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का। ये दोलन गति है, नो डाउट। दोलन गति में क्या बताया अपनों ने कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करती है वो, और वो कर रहे हैं नो डाउट, तो ये कौन सी हुई, दोलन गति। अब इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी अपनों ने आवर्त गति की, निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने पथ को दोहरानी चाहिए, तो ये निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को नो डाउट दोहराता है या रिपीट करता है, रिट्रेस करता है। इसका मतलब ये सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है, आवर्त गति का भी एग्जाम्पल है। यानी ये और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोलन गति भी है और आवर्त गति भी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, जैसे अपनों ने बताया कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, क्या ये दोलन गति है। सोचिए आप, दोलन गति में जैसे अपनों ने बताया किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना चाहिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन नहीं हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रही है, तो ये पृथ्वी का घूर्णन किसका एग्जाम्पल है, वो आवर्त गति तो आप कह सकते हो, लेकिन उसको दोलन गति नहीं कह सकते हो। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका अपने पास अल्टीमेटली रिजल्ट आता है कि प्रत्येक दोलन गति होती है, दोलन गति कौन सी, टू एंड फ्रो मोशन वाली, प्रत्येक दोलन गति कौन सी गति होगी, आवर्त गति होती है। लेकिन इसका रिवर्स करें, लेकिन प्रत्येक कौन सी गति, आवर्त गति, प्रत्येक आवर्त गति का दोलन गति होना आवश्यक नहीं है।
इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें, इस पॉइंट को ध्यान रखें कि प्रत्येक जो दोलन गति होगी वो क्या होगी, वो आवर्त गति होगी। नो डाउट हमेशा ऐसा होगा, आवर्त गति होगी, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। एग्जाम्पल से अपनों ने बताया कि ये झूले की गति है वो दोलन गति भी है और आवर्त गति भी है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन है वो सिर्फ आवर्त गति है, वो दोलन गति नहीं है। ठीक है, और इसी को अपने कहते हैं सरल आवर्त गति दूसरे रूप में। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या है उसको भी देखते हैं, फिर अपने सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसमें कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कहाँ से आते हैं। आपके एग्जाम के मद्देनज़र इस यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अब अपने इसी को कह सकते हैं या नया नाम दे देते हैं सरल आवर्त गति। नेक्स्ट पॉइंट में सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति की खास बात देखिए, जैसे अपने कहें कि ये सिंपल पेंडुलम सपोज इस तरफ जा रहा है, कल्पना कीजिए कि सिंपल पेंडुलम इस तरफ जा रहा है, तो इसको एक ऐसा बल लगता है जो वापस माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। जब ये इस तरफ जा रहा है तो एक बल ऐसा लगेगा जो इसको मध्य स्थिति की तरफ लाने की कोशिश करेगा, यानी मीन पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। उस बल को अपने कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। ये प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती लेकिन उसके विपरीत दिशा में होता है। ठीक है ना, ये एक तरह से जनरल डेफिनेशन है सरल आवर्त गति की, यानी किसी भी वस्तु की इस प्रकार की गति कि उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के समानुपाती लेकिन विपरीत दिशा में हो, वो गति सरल आवर्त गति कहलाती है। समानुपाती का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट समानुपाती नियतांक के आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ देखें, क्या मतलब है इसका। जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल पेंडुलम इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इस तरफ जा रहा है, और जब इस तरफ जा रहा है तो विस्थापन की दिशा कौन सी होगी, ये वाली, ये विस्थापन की दिशा है। लेकिन प्रत्यानयन बल बाह्य बल को नहीं कह रहे अपने, प्रत्यानयन बल वो है जो इसको माध्य स्थिति की ओर धकेलने की कोशिश करता है वापस। तो वो प्रत्यानयन बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, जो जैसे यहाँ आने के बाद वापस जाएगा ना तो इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो विस्थापन तो है इस तरफ और प्रत्यानयन बल है इस तरफ, इसका मतलब दोनों की दिशा विपरीत हुई, पहली चीज़। दूसरी, जितना ज़्यादा विस्थापन होगा उतना ज़्यादा प्रत्यानयन बल लगेगा। जैसे ज़्यादा ऊंचाई पे गया तो प्रत्यानयन बल भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अपनों ने समानुपाती लिखा है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये है डेफिनेशन सरल आवर्त गति की। ठीक है ना, ऐसी गति जिसमें प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती लेकिन विपरीत दिशा में हो, उसे अपने कहते हैं सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल जैसे अपनों ने बताया झूले की गति, घड़ी के सिंपल पेंडुलम की गति, और स्प्रिंग को आप फैलाओ या उसको कंप्रेस करके छोड़ दो तो ये भी एक तरह से सरल आवर्त गति है। कोई स्प्रिंग है उसके नीचे द्रव्यमान लटका के उसको खींच के छोड़ दो तो वो इस तरह से सरल आवर्त गति करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, जैसे ये एक स्प्रिंग है, यहाँ आपने एक द्रव्यमान लटकाया, उसको खींच के छोड़ दो आप तो ये सरल आवर्त गति करना शुरू कर देगी। तो ये सरल आवर्त गति या दोलन गति भी दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन।